कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी पहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, हम हाजिर हो गए हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए राज्य में लागू है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन। रांची के मोराबादी में विकास मेले का आयोजन, किसानों के लिए कई विभागों ने लगाए स्टॉल। एक मुलाकात सफल पशुपालक मोहर साहू के साथ। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना और इसके लिए नई कृषि तकनीकों को किसान और बाजार से जोड़ना। अभी कृषि में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने का है और किसानों की आमदनी बढ़ाने का मात्र एक जरिया है कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जाए तथा उनमें उद्यमिता विकास को बल दिया जाए, जिससे कि वो उसको व्यवसाय और उद्योग का रूप दे सके। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। और इस योजना को सफल करने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों का समूह बने और वो खास एक कोई वस्तु जिसका उत्पादन वो करते हैं उसमें उत्पादकता बढ़ाई जाए और उसमें मूल्य संवर्धन के लिए उसको बाजार से जोड़ने के लिए उपयुक्त तकनीकों को लाया जाए। इसी उद्देश्य से इस तरह के जो मीट हैं जिसमें कि इंडस्ट्री और जो यूनिवर्सिटी या आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा निकाली गई तकनीकों को लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में राज्य स्तरीय विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का खास आकर्षण कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल है। इस अवसर पर कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, गव्य विकास निर्देशालय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा भी किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। किसान अपने सब्जी फसलों की खेती में प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक का उपयोग करके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर 1 एकड़ में इस तकनीक पर 16,000 रुपए खर्च आता है तो ये अगले 2 फसलों के लिए भी उपयोगी बना रहता है। अगर आप सब्जी उत्पादन के लिए प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक अपनाते हैं तो शुरू में लगने वाला धन निवेश अगले 2 फसलों की खेती में लगने वाले पैसों की बचत भी करता है और उपज में वृद्धि भी। ये तकनीक आपका मुनाफा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ खेत में अपने मल्चिंग करते हैं और लागत 16,000 आता है तो उससे आप 3 फसल आप ले सकते हैं। तो अगले 2 फसल के लिए जो है आपको जुताई का, मेड़ बनाने का और मिट्टी चढ़ाने का जो है पैसा जो है बच जाएगा। तो उससे जो है आपका खेती में जो है मुनाफा ज़्यादा होगा। जो किसान गेहूं की पिछात खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए DBW14, HOW 234 या K9107 नामक अनुशंसित प्रभेद लगाएं। कई इलाकों में देर से धान की कटाई होने के कारण गेहूं की बुआई भी देर से हो रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक का मानना है कि जो किसान विलंब से गेहूं की बुआई कर रहे हैं वो खासकर पिछात गेहूं के लिए ही अनुशंसित प्रभेदों का चयन करें। किसान भाइयों, जो पिछात गेहूं की खेती करना चाहते हैं वो पिछात गेहूं में DBW14, HUW 234 जैसी किस्मों का खेती कर सकते हैं। किसान भाई जो सामान्य रूप से K9107 जो सामान्य बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको ये विलंब से बुआई करने के लिए भी उपयुक्त है तथा K9107 का खेती पिछात गेहूं के रूप में करके किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
आज हम आपकी मुलाकात एक सफल सुकर पालक मोहर साहू से करवाने जा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। मोहर साहू पहले रिक्शा चलाते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इस जीवन में कुछ बेहतर करना है, इस सोच की बेचैनी ने उन्हें सूकर पालन के लिए प्रेरित किया। आज ये बड़े और सफल सूकर पालक बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। हम इस लाइनिंग में जब आए सुअर पालने में तो हम कहिए 85 से हम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम रिक्शा चला के इसमें हम पूंजी किए हैं और रिक्शा चला के सोचे थे हम लोग भाई अभी इस तरह स्थिति अभी से हमने रिक्शा का चालक करते हैं, रिक्शा चला के अगर ये करते तब बहुत ही सोच के हमने इसको सुअर का पालन करना शुरू किए। उस टाइम ने रिक्शा चला के 1500 रुपये हमने पूंजी किया। 1500 में 5 जानवर हमने कहाँ के फार्म से लाए और 5 जानवर कहाँ के फार्म से लाए। 5 जानवर लाने के बाद हमने 1 साल 1.5 साल होते होते हमने देखा इससे बढ़ोतरी ज़्यादा हो रहा। अभी हमारे पास काफ़ी अभी जानवर है, जो कि लोग कहते हैं कि एक समय किसी समय रिक्शा चला रहा था, सुअर बेच के देखो कैसा अपना भरण पोषण कर रहा है। का कि रिक्शा चला हमने छोड़ के इसमें सुअर का लाइनिंग में जब भिड़े तो बहुत अच्छा। हमने अभी बाल बच्चा को भी पढ़ा लिखा रहा है, घर द्वारा ही अपने बढ़िया बना लिए हैं। और अभी जो मेरा क्या बोला बता हम अच्छा हम लोग का जीविका बीत रहा है सुअर पालन। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 5100 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 2200 रुपए, चना 4200 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 5300 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 4200 रुपए से 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में है। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, लेना है ना जानकारी। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जानकारी के लिए बैठे हैं और हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। किसान भाइयों, तो आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं झुमकी बहन है, वो है सब्जी की खेती के बारे में। और आज हम किसान भाई को जानकारी देंगे कि गोभी वर्गीय सब्जी की खेती हम कैसे करें ताकि अधिक से अधिक हमें उत्पादन मिल सके। और इस विषय में जानकारी लेकर के आए हैं हमारे विशेषज्ञ जयपाल सिंह चौधरी जी। तो आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, गोभी झारखंड की पहचान है और इसमें बहुत सारे कीट मकोड़े आते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है और किसान भाई जो है उचित फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच ICAR प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं कि गोभी वर्गीय सब्जी में कौन कौन से कीट आते हैं और उनकी पहचान किसान भाई। देखिए किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा आप गोभी जितनी भी वर्गीय फसलें हैं आप बहुत स्प्रे करते हैं और आप बगैर जाने कि कौन सा कीड़ा है, क्या है, कब कैसे लग रहा है, आप जस्ट उसमें पहले आप स्प्रे करते रहते हैं। तो इससे हमें बजाय आपके लाभ के नुकसान ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, ये पहले ये जान लेना है कि कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन सी अवस्था में लगते हैं। क्योंकि जब हम अगर प्रोफाइलेटिक मेजर्स जो प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो हमारा कीट जितने भी गोभी वर्गीय फसलें हैं एक बार नुकसान होने के बाद में उसमें उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको पहले से ही उपचार और उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जैसे आपको बता रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों में जो आपका पिल्लू होता है पहले से शुरुआत से ही लग जाता है, जो आपके पत्तों को खाता है। उसके बाद में पिल्लू 2-3 तरह के हैं। जो भी आपका पिल्लू है उसमें एक पायरिस ब्रासिकी करके है, स्पोडोप्टेरा लिटूरा करके है, और इसके बाद में आपका कुछ जो हरे रंग का पिल्लू है जो ऊपर नीचे करता है, जिसको सेमिल ऊपर हम हमारी भाषा में बोलते हैं, वो चलता है। लेकिन उन सभी का आपको नियंत्रण है, वो एक ही नियंत्रण है, उसका आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कीट कौन सा है, कौन सा कब लगता है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हरे रंग का कीड़ा है जो पत्तियों को खाता है, डॉक्टर साहब अब उनके क्या उपचार हैं, कैसे उससे निजात पाया जाए? किसान भाइयों, जैसे आप सबसे पहले स्प्रे के छिड़काव के लिए जाते हैं। छिड़काव के लिए हम छिड़काव नहीं करके अगर और कुछ तरीके भी अपनाएं तो उससे हम कीट का हम प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप बिचड़ा तैयार करते हैं, क्योंकि उस बिचड़ा में इन कीटों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो अंडे होते हैं वो समूह में देते हैं। अगर आपका कीट अंडे समूह में दे रहा है तो निश्चित बात है कि उससे निकलने वाले बच्चे भी एक जगह है पहले निकलेंगे। अगर हम उसको उसी अर्ली स्टेज पे पहली अवस्था पे अगर वहीं पे हम नष्ट कर दे रहे हैं तो हमारा कीड़ा वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल माइन्यूटली आप देखें कि उसमें एक जगह आपको बहुत सारे कीट दिखाई देंगे। इन कीटों को वहाँ से उस पत्ती सहित उस कीट को तोड़ करके नष्ट कर दे। पहला तरीका ये है। उसके बाद में जो भी कीट आप खेत में लगा रहे हैं तो जितना, क्योंकि वो कीट के अलावा आपकी पत्तियों में छेद कर देते हैं, उसके अलावा कुछ ग्रास होपर्स जो हरे हरे रंग का कीट उछलता रहता है वो भी लगता है। उसके लिए हमें वहाँ पे एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। उस स्प्रे के लिए जितने भी आपका जो भी है उसके लिए आप स्पाइनोसेड जो सक्सेस के नाम से मार्केट में मिलता है, 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में, अगर ये भी नहीं है तो लार्विन जो थायोडाइकार्प है, लार्विन के नाम से मिलता है, उसको 1 ग्राम को 2 लीटर पानी में, या फिर इसके साथ साथ दोनों अगर दवाइयाँ आपको नहीं मिल रही हैं तो एंडोक्साकार्प 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके आप प्रोफाइलेटिक मेजर के रूप में उसका स्प्रे करें, जो आपकी फसल को बचाएगा। किसान भाइयों, ये स्प्रे था। इससे पहले आपको जस्ट ध्यान देने की बात है, जितने भी गोभी वर्गीय फसल के कीट हैं वो आपकी जो सरसों होती है उस पर आकर्षित होते हैं। अगर सरसों पे आपके कीट आकर्षित हो रहे हैं तो उसको फसल पास के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फसल पास के रूप में उपयोग करने के लिए आप 25 जो लाइनें हैं जो गोभी के लगा रहे हैं, उस 25 लाइन के बाद में 2 लाइन आपको
सरसों की, जो भारतीय सरसों है उसकी 2 लाइन लगाइए। आपका कीड़ा जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, जितने भी जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें से लग रहा है तो आपका सरसों पे चला जाएगा। तो आपको स्प्रे जो जितना भी छिड़काव करना है उससे हम इनडायरेक्टली हम अब उसके लाभ से बच सकते, नुकसान से बच सकते हैं। तो आप मस्टर्ड को एज ए ट्रैप क्रॉप लगाइए। इसके बाद में आप स्प्रे का सोचिए। अगर आप स्प्रे में सोच रहे हैं, स्प्रे में जितने भी रासायनिक कीटनाशक है, क्योंकि आप फूल गोभी जो पत्ता गोभी है वो जितने भी रासायनिक कीटनाशक हैं उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उससे रोकने के लिए आप जितना भी नीम बेस्ड, जो नीम के बीज का उपचार है, नीम जो सीड बीज उपचार, बीज के दवा बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 5% का घोल बनाना है। 5 किलो नीम की निमोलियों को 100 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो करके आप उसका स्प्रे करिए। स्प्रे करने से पहले आप उसमें 100 लीटर पानी के लिए 10 शैम्पू की पुड़िया मिला करके उसका स्प्रे करें, तो जिससे आपका जो विपरीत हानिकारक प्रभाव हैं वो कम पड़ेंगे। अगर इनसे आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, किसान भाई को कभी कभी दिक्कत आती है, जो फूल गोभी जो है उसके फल जो हैं उसमें जो है सड़ने की बीमारी जैसे बहुत परेशान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसान भाई देखते हैं कि आपका जो फूल गोभी का जो गांठ होती है वो या तो तोड़ते ही वक्त या तोड़ने के 1-2 दिन बाद में सड़ना शुरू हो जाती है। सड़ने की वजह है कि उसके अंदर एक बहुत छोटा कीड़ा होता है, वो कीड़ा जहाँ से खाता है वहाँ से उसमें सड़न शुरू हो जाती है। तो इस कीट को रोकने के लिए आप बेचने से पहले या फिर उसको खेत में ही आपको सक्सेस 2 ml 1 लीटर पानी में जिसका स्प्रे बताए थे, अगर ये नहीं है तो आप कराटे 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके तुरंत निजात पा सकते हैं। कराटे का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे आपका फूल जो फूल गोभी का वो सड़न उसमें रुकेगी। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि आप जब छिड़काव करते हैं उसके 7 दिन बाद ही उस फसल को काटें और बाज़ार में ले जाएं, क्योंकि वो जो रासायनिक कीट हैं वो हैं रासायनिक जो हैं वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों उसकी नमस्कार। ये जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रही। सब्जी की जानकारी, खेती के बारे में अगर आप इस विषय सब्जी की खेती के बारे में अगर जानकारी दे रहे हैं तो हमारे किसान भाई के साथ साथ बिल्कुल। तो और उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि ऑर्किड फूल की खेती। अच्छा। ये जो फूल है वो एक विदेशी फूल है, लेकिन उसकी बाजार में मांग अधिक है और उसका मूल्य भी अधिक मिलता है। तो आज हम अपने किसान भाइयों को ऑर्किड फूल की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इस विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं हमारे विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह जी। आइए लेते हैं जानकारी। खास तौर पे हम खेती की बात हमेशा करते हैं और नई कुछ खास जानकारियाँ देते हैं, लेकिन आज एक खास जानकारी यानी फूलों की खेती, और वो भी एक अलग और लाजवाब, खास, खूबसूरत, बेहद ही अलग अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत रंगों में है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आर्किड, और आर्किड की खेती यहाँ पे झारखंड में लेके आए हैं हमारे बीच और आपको तमाम जानकारियों के साथ रूबरू कराना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह, जो कि कई बड़े बड़े जगह पे होती थी, सिक्किम में होती थी, और ये हमारे झारखंड में आई है। क्या सोच और क्या सुझाव और क्या बदलाव लेके आई है ये? देखिए, आर्किड की खेती जो है निश्चित रूप से झारखंड में एक नई दिशा देने जा रही है, जिसका कि पूर्ण रूप से हम अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन का दोहन करते हुए निश्चित रूप से झारखंड को एक प्रगति के आयाम पर ले जाने में यह हमें सहायता के रूप में निश्चित रूप से किसान इसको अपनाकर अपना जीविकापार्जन बढ़ा सकता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि ये कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक रिटर्न देने से काम है, और 12 महीना किसान को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जो आप करते हैं। आर्किड में बताऊं कि आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि इसके फूल 1 से 1.5 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है, और बाज़ार में इसको 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक इसकी कीमत जो है होती है। अभी तक ये झारखंड में इसकी खेती नहीं प्रारंभ की गई थी। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि शेड नेट हाउस बनाया गया है। इसमें लगभग 70 से 80% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। आप ये देख रहे हैं कि जो ये बाइट बनाया गया है, ये सॉइल लेस कल्चर है, इसमें कहीं पर मिट्टी नहीं है। ये नारियल का खूजा है, उसके ऊपर उसमें लगा करके पैरासाइट प्लांट के रूप में इसको स्थापित किया गया है, और ये जो हमारा बूमर लगा हुआ है, इससे जो है डायरेक्ट पानी और खाद और उसका मिश्रण करके इसकी 2-3 बार जैसी ज़रूरत होती है दिन भर में चलता रहता है, तो इसको खाद और पानी मिलता रहता है।
आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेंटर बनाया गया है पहली बार झारखंड में, इसका उद्देश्य यह है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे हम लोग बढ़ा सकें, यह सबके सोचने की बात है। और कृषि को उद्योग का दर्जा कैसे दे सकें, उसमें निश्चित रूप से आर्किड की खेती की एक अहम भूमिका होगी। आप देख रहे हैं ये जो पौधे हैं शकर के माध्यम से एक पौधे से अब देख रहे हैं 3-4 पौधे इसमें तैयार हो गए, तो इसको हम निकाल करके दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये अभी मदर ब्लॉक के रूप में है, ये 5 साल तक काम करेगा अगर इसका सही ढंग से रख रखाव गया। बीच में थोड़ी समस्याएं इसके प्रबंधन को लेकर के आती हैं, तो पूरी टेक्नोलॉजी जानने के लिए आवश्यक है कि जैसे इसमें फंगस की कुछ बीमारी आ जाती है तो उसमें फंजीसाइड का स्प्रे होना चाहिए। इंसेक्ट माइट्स लगता है उसको, अगर उसका अटैक है तो उसका हमको स्प्रे करते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हल्का सा पानी और खाद, ज़्यादा खाद और पानी दोनों इसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो निश्चित रूप से इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो पत्तियां, ये फूल लंबे हो जाते हैं। तो क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए हमें सभी बातों को ध्यान करके एक अच्छा प्रबंधन करते हुए निश्चित रूप से हम आर्किड की खेती करके इनके फूलों के माध्यम से, इनके पौधों के माध्यम से एक नई क्रांति ले आ सकते हैं और प्रदेश में खुशहाली का मार्ग अपना सकते हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल आप बहुत कुछ जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अब आपके दिल में ये सवाल आ रही होगी कि आप प्रशिक्षण कहाँ पे जाके ले ताकि आप इसके सही तरीके से खेती कर सकें। तो सर हमें बताएं कि प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया है, कहाँ पे जाएं, कहाँ से पौधे प्राप्त करें। देखिए, हमारे इस प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, वहाँ पर ये अपना आवेदन दे सकते हैं। उन आवेदन के माध्यम से सारा कलेक्ट होकर के हमारा जिला उद्यान पदाधिकारी या डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर निदेशालय में आ जाएगा। वहाँ से हम सारे किसानों को कलेक्ट करके बीच बीच में प्रशिक्षण का तैयारी करा करके उनको प्रशिक्षण देंगे, यहाँ रुकने की व्यवस्था करेंगे, पूर्ण रूप से उनको तकनीकी देंगे। अगर वो पौधे चाहते हैं तो पौधे उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वो इस तरह का प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसमें 50% भारत सरकार से सब्सिडी के लिए अप्लाई करा के उनको भारतीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से पूर्ण सहयोग के द्वारा जो है मैं इस प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि लोग कहते थे यहाँ आर्किड नहीं होगा, तो सीइंग इज़ बिलीविंग। आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो झारखंड में उद्यानिकी के क्षेत्र में कोई चीज़ असंभव नहीं है, मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें अधिक से अधिक हमारे किसान भाई अपना तन मन धन लगा करके 12 महीना काम मिलना ज़रूरी है इस प्रदेश के लिए, जिससे कि जो सबसे बड़ी माइग्रेशन की समस्या है उन मज़दूरों को हम रोक करके अपने प्रदेश की स्थिति को और संबल दे सकें। जो ये लोग कहते हैं कि केवल यहाँ पर माइंस है, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन का दोहन करके अंडुलेटेड ज़मीन है उसका उपयोग इसके माध्यम से करके निश्चित रूप से हम अपनी इकोनॉमी को 7 to 8 टाइम्स आराम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक कुछ खास बात है जो अभी बहुत किसान भाई सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ हौसला उन्हें मिल भी रहा है तो शायद कहीं ना कहीं उनके पैर फिसलने लगते हैं कि ये नई चीज़ है और एक नई चीज़ को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। इन विषय में कुछ खास बात बता दें ताकि जो सोच रहे हैं उनकी सोच में बदलाव आए। देखिए, इसके पहले हमने शुरुआत करने के पहले इसका प्रचार प्रसार, कुछ किसानों को ट्रेनिंग दिलाना, 50 किसानों का समूह बनाकर उनको फूलों की खेती से जोड़ना, उनका विक्रय केंद्र की स्थापना करना। सुरभि केंद्र हम 5-6 जिले में स्थापित कर रहे हैं, अभी रांची में चालू हो गया है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को करने में मुझे 2 साल लगा है और एकदम से हम इस चीज़ को लेकर के नहीं आए हैं। हाँ, आर्किड जरूर नया आया है, बाकी हम फूलों के क्षेत्र में लगभग 1000 हेक्टेयर में हम फूलों की खेती कर रहे हैं हम किसानों के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में फूलों की असीम संभावनाएं हैं, खास करके जरबेरा का, रोज़ का, ग्लेडियोलस का, गेंदा का। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे गेंदा की बात करते हैं हम, तो उसका एक्सट्रैक्ट जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो जाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रदेश में असीम संभावनाएँ। अब बात यह है कि हमारे किसान भाई कितने मन से, कितने ढंग से इस कार्य को कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये फूल खास तौर पे सर आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक खासियत जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, गेंदा हो, गुलाब हो, 2-4 महीने यानी इतने दिन तक नहीं रह सकते हैं, 2-4 दिन में खराब हो जाते हैं, लेकिन ये फूल पूरी तरह से दावा यही इसकी ब्यूटी है। कम से कम इस पूरे बाजार को आप कैप्चर कर सकते हैं, अगल बगल के प्रदेश में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1-1.5 महीना बहुत अच्छी लाइफ होती है इस फूल को, इस प्रदेश से लेके किसी प्रदेश के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में इसको हम भेज सकते हैं, जिससे किसान को उचित दाम मिल सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है और इसीलिए इस फूल की इतनी डिमांड है, इसकी मांग है और इसीलिए लोग इससे अधिक मुद्रा हम एक्सपोर्ट करके भी इससे मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह प्रदेश में एक इस तरह की दस्तक है कि किसान इस पर
आकृष्ट होकर के इसकी खेती से जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। सर एक खास अहम बात आती है, जब ये पौधा मिल गया, प्रशिक्षण मिल गया, सारा कुछ तैयार हो गया, उसकी और यहीं पे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है, तो इसकी सही दिशा के साथ मार्केटिंग कैसे की जाए? देखिए, इसकी सही दिशा के लिए हमने बताया ना, 50 किसानों का हम समूह बना रहे हैं। कुछ किसानों का समूह रहेगा, उनके माध्यम से कोल्ड रूम आपने देखा बना हुआ है, सुरभि केंद्र बना हुआ है और रेफ्रिजरेटेड वैन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं कि जो इस प्रदेश से लेकर के दूसरे प्रदेश में ले जा करके फूलों को दे सकती है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए तो हम कार्गो की भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो थोड़ा समय लगता है, हर चीज़ एकदम से नहीं आ सकती है। लेकिन अभी तो हमारी जितना प्रोडक्शन है पूरे हमारे प्रदेश में ही खपत है, इसके बाद लगे हुए प्रदेशों में खपत है, वहाँ पे इसका उत्पादन बहुत कम है, यूपी वगैरह में होता ही नहीं है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो इसको अभी प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में इसकी इतनी डिमांड है, इसके बाद एक्सपोर्ट का पूरा क्षेत्र खुला हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके फूलों की बिक्री पे कोई समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि इस फूलों की बिक्री के लिए रोज़ लगातार 4-5 दिन से यहाँ कुछ जो लोकल लोग हैं वो आकर के साहब कब मिलेगा कब मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हमारे जिला उद्यान पदाधिकारी हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसको जल्दी से जल्दी एक रणनीति बना करके इसको PPP मोड पर दे करके इसकी व्यवस्था करें और जल्दी से जल्दी हमारा ऑर्किड मार्केट बाज़ार में मिलना शुरू हो जाए। तो गुलाब आपकी ज़िंदगी में खास अहम रखती है, इसी तरह ये ऑर्किड मतलब एक चमत्कार, एक क्रांति कही आपके झारखंड में है, इसे भी अपना के अपना रोजगार भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे खास बात है यानी आपके घर परिवार की सजावट के साथ साथ मंदिरों की भी सजावट के साथ ये महीनों तक खूबसूरती को बनाए रख सकती है। तो बिल्कुल अपनाएं और आगे बढ़ें इसी ऑर्किड के साथ। और सर यदि तमाम जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे ऑर्किड फूल की खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रभाकर सिंह। जी हाँ। झुमकी बहन, और हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है IMD पुणे से। बिल्कुल तो सही वो कहा। जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को दिलवा देते हैं। बिल्कुल छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। आइए ले लेते हैं ये भी जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। कई क्षेत्रों में आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। निचली जमीन में लगे रोपा धान वाले फसलों में जल जमाव बनाए रखें, क्योंकि इस समय पानी की कमी होने से दाने पुष्ट नहीं होंगे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं है, वो कम पानी की जरूरत वाली फसल के रूप में जौ की खेती करें। जो बैगन का बिचड़ा 10 से 15 दिन पहले रोपा गया हो, उसके जड़ के आसपास मिट्टी में 1 चम्मच फ्यूराडन दानेदार दवा डालकर सिंचाई कर दें। तो झुमकी बहन, अब हम जानकारियों का सिलसिला यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम का समय भी शेष होने वाला है। तो जाते जाते हम अपना पता बता दें किसान बिल्कुल, नेकी और पूछ फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 8340001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।